2014 के चुनाव जैसे जैसे वोटिंग के मद्देनजर करीब आ रहे हैं, केंद्र में और कुछ नहीं है, सिर्फ नरेंद्र मोदी है। बीजेपी के भीतर मोदी, बीजेपी के बाहर मोदी, कांग्रेस भी मोदी को लेकर, दूसरे छत्रप भी मोदी को लेकर, मोदी के निशाने पर हर दल के निशाने पर मोदी। तो मोदी जो कहे वही सब कुछ, मोदी जैसा चाहे वही कुछ, और मोदी के ही इर्द गिर्द पूरा चुनाव। तो आइए जरा आज इसे ही टटोलने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा चुनावी खाका जो है सिर्फ और सिर्फ ना कागज ना पोथी, जो कहे मोदी। शुरुआत इससे इसलिए क्योंकि हर किसी को इंतजार है, चुनाव होता है तो राजनीतिक दल का घोषणा पत्र जरूर आता है। लेकिन किसे पता था कि घोषणा पत्र भी, वह भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी भी वहां पर घोषणा पत्र हो जाएंगे और मामला अटक जाएगा। अपने तरीके का यह पहला मामला होने वाला है। जिस दिन वोटिंग शुरू होगी उस दिन घोषणा पत्र आएगा। 6 सीटों पर 7 तारीख को वोटिंग, यानी उन 6 सीटों पर, असम की 5 और त्रिपुरा की 1 सीट के लिए घोषणा पत्र नहीं है। जरा देखिए मामला फंसा क्यों है। अयोध्या आंदोलन के एक ऐसे जुनून की तस्वीर जिसके आश्रय संघ के राजनीतिक स्वयंसेवक दिल्ली के ताज तक पहुंच गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी देश के पीएम बने। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूं जोड़ो और विकास करो, ये हमारी परंपरा है। हमने कृषि के साथ पशुपालन का महात्म्य बढ़ाया। हमने श्वेत क्रांति पर बल दिया, दूध उत्पादन पर बल दिया, और उसका नतीजा ये है आज दिल्ली में भी ये बड़े बड़े मेहमानों को जब चाय बनानी होती है ना, तो दूध गुजरात का आता है। लेकिन अब संघ के एक दूसरे राजनीतिक स्वयंसेवक परवान पर हैं, तो बीजेपी का सियासी मिजाज बदल गया है। 2014 के चुनाव में दिल्ली के तख्त के लिए अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के मैनिफेस्टो में रहे या ना रहे, इसे लेकर ही टकराव पैदा हो गया है। और संघ के राजनीतिक स्वयंसेवक या कहें पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को लगने लगा है कि अयोध्या का जिक्र मैनिफेस्टो में हुआ तो विकास के नारे की हवा निकल जाएगी, लोगों की जुबान पर राम जन्मभूमि रेंगने लगेगी और बीजेपी 200 के आंकड़े को भी नहीं छू पाएगी। लेकिन मैनिफेस्टो ड्राफ्ट करने वाली समिति के चेयरमैन मुरली मनोहर जोशी का मानना है कि 1989 के बाद से ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का जिक्र बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में ना किया गया हो। इसलिए अगर अयोध्या का जिक्र मैनिफेस्टो में इस बार नहीं किया गया तो फिर बीजेपी का राम मंदिर का वादा भी दगा देने वाला साबित होगा और इस पर कहीं ज्यादा हंगामा होगा। तो पहला सवाल है कि क्या अयोध्या को लेकर मोदी और जोशी के टकराव की वजह से ही अभी तक बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र नहीं आ पा रहा है? जानकारी के मुताबिक सिर्फ राम जन्मभूमि पर ही टकराव नहीं है, बल्कि खेती के तरीके और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को लेकर भी टकराव है। जानकारी यह भी निकली है कि मोदी चाहते हैं कि खेती का कॉर्पोरेटीकरण हो, क्योंकि आबादी बढ़ रही है और जोत घट रही है। लेकिन मुरली मनोहर जोशी खेती के देसी अंदाज को ही अपनाना चाहते हैं और इसके लिए बाकायदा ऑर्गेनिक फार्मिंग पर भी जोर दिया गया है, जबकि प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को लेकर भी सहमति नहीं है। एक तरफ मुरली मनोहर जोशी नेचुरल रिसोर्सेस को धड़ल्ले से कॉर्पोरेट के हाथों बेचने को तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ विकास की धारा बहाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उचित दोहन करने में कोई हिचक नरेंद्र मोदी को नहीं है। खास बात यह है कि खेती और प्राकृतिक संसाधनों को लेकर मैनिफेस्टो में क्या जिक्र होना चाहिए, यह सुझाव अमेरिकी कंपनी मैकेंजी कंसल्टेंसी की तरफ से दिया जा रहा है और इसे मोदी के करीबी मान रहे हैं। और घोषणा पत्र तैयार करने वाली समिति पर दबाव भी बनाया जा रहा है कि अमेरिकी कंपनी के सुझाव को मान लिया जाए। लेकिन मोदी के सामने मुश्किल यह है कि इसका खुला विरोध ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन मुरली मनोहर जोशी ही कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सहमति न होने की वजह से जो चुनावी घोषणा पत्र आज आ जाना चाहिए था वो टल गया और पूरा मामला अब संघ के दरबार में चला गया है। लेकिन टकराव का आलम यह हो चला है कि बीजेपी के राजनीतिक इतिहास में यह पहला मौका है
जिस दिन वोटिंग शुरू होगी उसी दिन घोषणा पत्र आएगा, यानी 7 अप्रैल। दरअसल जनसंघ के दौर में भी कभी यह नहीं माना गया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो कह दिया वही जनसंघ का घोषणा पत्र हो गया। परिस्थितियां बदल रही है क्या? जानकारी यह है कि संघ के दरबार तक में यह मामला पहुंचा और दिल्ली विश्वविद्यालय में इकोनॉमिक के प्रोफेसर रहे बजरंग लाल गुप्ता को अब यह पूरा मामला दिया गया है कि आप समझिए और मैनिफेस्टो फाइनलाइज कीजिए। लेकिन इस मैनिफेस्टो के भीतर 3 बातें हम आपको दिखलाते हैं। वो 3 बातें क्या हैं? 24 घंटे हर घर बिजली रहेगी, इसका जिक्र किया गया है इस मैनिफेस्टो के भीतर, यानी बिजली की कोई कमी नहीं होगी। इसके अलावे भी 2 और हिस्से हैं। उसमें एक में कहा गया है कि 5 लाख की आय जिनकी है टैक्स मुक्त कर दिया जाए। खुशी हो सकती है, बीजेपी के मैनिफेस्टो में जिक्र है। और जो बुजुर्ग हैं, एक लिहाज से कहिए जो 60 पार हैं, उनके लिए भी व्यवस्था की जा रही है। 7.5 लाख जिनकी आय है वह भी टैक्स मुक्त हो जाएगी। अब अगर इस स्थिति में मैनिफेस्टो है और ये सारी परिस्थितियां हैं तो ऐसे में जाहिर है मोदी कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि अब आगे के दौर में गवर्नेंस कैसे किस रूप में चलेगी। बहरहाल आगे बात बढ़ी जाए, गुजरात लिए चलते हैं आपको। गुजरात में नरेंद्र मोदी का पोस्टर क्या फाड़ा, हंगामा मच गया। बात मधुसूदन मिस्त्री की हो रही है, वडोदरा से लड़ रहे हैं, कहते हैं मैं पोस्टर चिपकाऊं कहां। एक जगह नजर आया कि मोदी जी का पोस्टर लगा, उखाड़िए उसके ऊपर चिपका दीजिए। हंगामा देखिए कैसे फैला और फैलते फैलते मामला इस हद तक आ गया, पुलिस की गिरफ्तारी की, अदालत में पेश किया और फिर वहां से छूट गए। हमारी बिल्कुल छोटी सी बात है कि आप हमको हमारे पोस्टर लगाने की बिजली के खंभों पर जगह दो, जो इलेक्शन कमीशन का रूल है उसके मुजब जगह दो। हम दूसरा कुछ नहीं मांग रहे। सब इलेक्शन कमीशन के अरे सर है तो यहाँ पर म्युनिसिपल कमिश्नर ने एक प्राइवेट एजेंसी को 1000 खंभे दे दे और दूसरा कोई प्रत्याशी उसके ऊपर अपना पोस्टर न चिपका सके, ऐसी हालात पैदा करना वो म्युनिसिपल कमिश्नर के लिए ठीक नहीं है। हम हमारा अधिकार है। ध्यान दें तो बड़ी छोटी सी गुहार है, लेकिन ध्यान दें तो पहली बार कांग्रेस के नेता सड़क पर हैं। ध्यान दें तो पहली बार इस तरीके से हंगामा सड़क पे कांग्रेस के वो नेता कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी के खिलाफ कर रहे हैं। चलिए आपको अब गांधीनगर लिए चलते हैं। गांधीनगर में नॉमिनेशन फाइल करेंगे लाल कृष्ण आडवाणी 5 तारीख को। उससे पहले कटआउट जिस तरीके से लगा है, कद बड़ा है सरकार लेकिन मोदी की है। कद किसका बड़ा है खुद देखिए और समझिए जरा। आज सारे देश में से उसकी फोटो निकाल के सिर्फ एक गांधीनगर कंस्टिट्यूंसी में उनको सीमित कर दिया गया और उसमें भी फोटो जरूर लगा, लेकिन अब की बारी मोदी सरकार। इसलिए आडवाणी जी को अभी मोदी जिंदाबाद बोलने के सिवा और कुछ ही नहीं रह गया। हमको बहुमत मिलेगा तो हम पीएम नरेंद्र मोदी को बनाएंगे, तो हमारा स्लोगन यही होना चाहिए ना कि अब की बारी मोदी सरकार। इसे क्या किसी के पोस्टर के साथ भी हम अटल जी का पोस्टर हो, फिर इसके नीचे हमें लिखना तो यही होगा। हम जब अटल जी को फोकस करते थे तो यही लिखते थे कि अब की बारी अटल बिहारी। जब आडवाणी जी को हमने पीएम के रूप में फोकस किए थे तब उस बार आडवाणी जी का लिखते थे। जी, एक दौर में इंदिरा गांधी को इंडिया कहा गया था, इस दौर में मोदी सरकार की बात हो रही है। चलिए बात और आगे ले जाते हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति कांग्रेस अपनाती रही है, बीजेपी आरोप भी लगाते रही है, लेकिन किसे पता था सारा खेल खुल्लम खुल्ला होगा। वोट बांटे जाएंगे, वोट बांटने से लेकर अपने साथ जोड़ने की परिस्थिति खुले तौर पर होगी। चुनाव आयोग कहता है ये गलत है और इसका जिक्र आज मोदी ने भी फिर कर दिया। पहले दिल्ली जामा मस्जिद के इमाम बुखारी के दरवाजे पर दस्तक देना और 24 घंटे बाद ही अली मियां के घर का दरवाजा खटखटाना। यानी जिन अली मियां के घर इससे पहले कभी सोनिया गई नहीं और रायबरेली से पर्चा भरने के साथ ही जिस तरह कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने अली मियां के घर पर दस्तक भी दी और उससे ठीक 24 घंटे पहले इमाम बुखारी से मिलकर मुस्लिम वोट को न बांटने देने की बात कही, उसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। और सोनिया गांधी की इस पहल को तो आज नरेंद्र मोदी ने कटघरे में खड़ा कर दिया। कल उन्होंने जो कहा है
मैं इलेक्शन कमीशन को अनुरोध करता हूं, संप्रदाय के नाम पर वोट देने के लिए आह्वान करना, ये भारत के चुनाव के लिए जो नियम घोषित हुए हैं, इसके खिलाफ है। असल में मुस्लिम वोट अगर पार्टियों में बंट गए तो लाभ बीजेपी को होगा, यह खुला सच है। लेकिन खुले तौर पर धर्मावलंबियों के दरवाजे पर जाकर वोट देने या वोट के जरिए चुनाव पर असर डालने का सवाल पहली बार यह जतला रहा है कि इस बार कांग्रेस या तो आर पार की लड़ाई लड़ रही है या वो मान रही है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी हार सुनिश्चित है। वजह भी यही है कि सोनिया गांधी की पहल को खुले तौर पर जामा मस्जिद के प्रवक्ता बोलने से नहीं कतरा रहे और याह्या बुखारी सरीखे कांग्रेस के दौर को दोषी करार देने से खुले तौर पर चूक नहीं रहे। आने वाली इलेक्शन में उनका जो कमिटमेंट है वो हर तरह से चाहती है कि सेकुलर वोट जो है वो तकसीम ना हो। हिंदुस्तान में जितना कत्ल आम कांग्रेस पार्टी ने कराया है, नंबर 1। नंबर 2, जितना कमजोर मुसलमानों को हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी ने किया है, किसी पार्टी ने इतना कमजोर मुसलमान को नहीं किया। तो अब सवाल सीधा है, क्या समाज को बांटकर या समाज के भीतर जमा मवाद को कुरेद कर इस बार चुनाव में वोट डाले जाएंगे, जिससे किसी को लाभ हो और किसी को नुकसान, या कहें पहली बार सामाजिक तानाबाना चुनाव के नाम पर भी टूटेगा? क्योंकि मोदी की हत्या का खुल्लम खुल्ला ऐलान करने वाले सहारनपुर के कांग्रेसी उम्मीदवार इमरान मसूद भी आज जमानत पर जेल से बाहर आ गए और जेल से बाहर जैसे ही निकले मीडिया ने घेरा तो खुले तौर पर यह कहने से भी नहीं चुके कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। इस एपिसोड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, राजनीति तीखी होती जा रही है, आरोप प्रत्यारोप तीखे होते जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच अपनी अपनी बिसात बिछाते हुए अब मोदी अमेठी भी जाएंगे। स्मृति ईरानी लड़ेंगी, मोदी प्रचार करेंगे, सुषमा स्वराज प्रचार करेगी, उमा भारती प्रचार करेगी। नया बिसात बिछाया जा रहा है, नए तरीके से चाल चली जाएगी। रिपोर्ट देखिए। नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज और उमा भारती ये तीनों अमेठी जाने की तैयारी कर रहे हैं। जी, अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ स्मृति ईरानी यानी टीवी सीरियल की तुलसी को अमेठी के आंगन में जगह मिल जाए, इसके लिए प्रचार की मशक्कत में बीजेपी यह तीनों इक्के को जरूर उतारेगी या कहीं ये तीनों जरूर जाएंगे। यानी राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी का मुकाबला होगा कैसा, इसका अंदाजा अब लगना शुरू हो गया है, क्योंकि अमेठी के लिए बाकायदा अलग से रणनीति बीजेपी ने बनानी शुरू कर दी है। हम किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे उसका विवरण आपको धीरे धीरे से पता चलेगा, मगर एकदम अच्छा सा फाइट होगा, स्मृति ईरानी जीत कर आएगी। दरअसल अमेठी में बीजेपी का पूरी ताकत लगाना 1999 में बेल्लारी के चुनाव की याद जरूर दिला देता है, जब सुषमा स्वराज ने वहां जाकर सोनिया गांधी को चुनौती दी थी। बेल्लारी कांग्रेस का एक ऐसा किला था जहां आजादी के बाद से कांग्रेस कभी हारी नहीं थी। सुषमा स्वराज यहां चुनाव हार जरूर गई, लेकिन बीजेपी के जबरदस्त चुनाव प्रचार के बाद से ही बेल्लारी का किला कांग्रेस के लिए इतना कमजोर हो गया कि सन 2000 के बाद से ये सीट हमेशा के लिए बीजेपी की ही हो गई। लेकिन अब कांग्रेस अमेठी को लेकर यह दावा कर रही है कि राहुल गांधी को वहां हराना नामुमकिन है, चाहे मोदी जाएं या चाहे कोई और। देखिए, राहुल जी ने जो अपने क्षेत्र में काम किया है, राहुल जी का जो प्रेम इस देश के हर नागरिक से, हर तबके से है, और जो उन्होंने काम किया अमेठी में, उसके बाद खुद नरेंद्र मोदी वहां से चुनाव लड़ लें तो भी कोई फर्क नहीं आना है। तो कांग्रेस के तेवर बता रहे हैं कि बनारस में मोदी को घेरने के लिए भी कांग्रेस कोई ना कोई रणनीति बनाएगी जरूर, क्योंकि बनारस को मोदी के लिए अभेद किला बीजेपी मान रही है और अमेठी अभेद किला राहुल के लिए है, ये कांग्रेस कह चुकी है। लेकिन इतिहास के पन्नों को पलटे तो सच कुछ और भी है। अनुभवी नेता कहते हैं कि चुनाव में हर मुकाबला जीतने के लिए नहीं लड़ा जाता, बल्कि कुछ मुकाबलों का मकसद सिर्फ संदेश देना होता है। स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव जीते ना जीते, उनके पीछे पूरी ताकत लगाकर बीजेपी ये जता देना चाहती है कि कांग्रेस को बनारस में मोदी के खिलाफ उम्मीदवार खोजे नहीं मिल रहा, जबकि राहुल गांधी को उन्हीं के किले में घेरने की पूरी तैयारी बीजेपी कर चुकी है। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। अमेठी में कभी संजय गांधी हारे थे, रायबरेली में इंदिरा गांधी हारी थी। इतिहास बड़े बड़े को पलट देता है, इंतजार करना होगा किस रास्ते। लेकिन शुरुआत हमने की थी मोदी
ना कागज ना पोथी, जो कहे मोदी। और अब टकराव की स्थिति में देखिए, एक तरफ सोनिया, दूसरी तरफ मोदी। इन जवाबों से कतरा रही है, एक ही माला जप रही है, सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म। अब कांग्रेस की परेशानी बढ़ गई है, अब मैडम सोनिया जी की परेशानी बढ़ रही है। मैं आपको उन लोगों से भी सावधान करना चाहूंगी जो समय समय पर अपना चेहरा बदलकर आपके सामने आ रहे हैं।